वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हमारे साथ वेट पावर लिफ्टिंग चैम्पियंस और रेसलिंग चैम्पियन इस वक्त शो का हिस्सा हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अभी राइट नाउ आपकी एज क्या है और अभी आप किन किन मुकाबलों में राइट नाउ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितना चैलेंजिंग है इस वक्त इन चीज़ों को कंटिन्यू करना? अभी मेरी 55 एज है जी। और इसमें ये है कि अभी पीछे मैं जीत के आया हूँ अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड वेटरन रेसलिंग चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। अभी मैंने जाना है उसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप में यूनान जाना है रेसलिंग में, और उसके बाद फिलिपाइन जाना है एशियन चैम्पियनशिप में। मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा हैमर थ्रो का। मैंने ट्रेनिंग में ही रिकॉर्ड इक्वल कर ली है। और वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियन उसमें WWE में हम तीनों लोग जा रहे हैं अमेरिका, वहाँ से इनविटेशन है हमें। तो आगे बहुत से हैं, इंशाल्लाह रिकॉर्ड भी करने हैं और इसको लेके भी जाना है और पाकिस्तानी सब्ज़ लाली परचम को बुलंद करना है। तो मसाइल ये होते हैं कि जब लोग मायूस करते हैं, अब मैं तो मायूस नहीं होता, इतना अरसा हो गया है कि नेगेटिव वर्ड्स को फाइट करते हुए जो, लेकिन दुख होता है जब हमारे लड़के मायूस हो जाते हैं। उनमें इतना विल पावर नहीं होती, उन्होंने इतने अप्स एंड डाउन नहीं देखे होते, तो वो मायूस होते हैं। तो मैं कौम से यही अपील करूँगा कि गवर्नमेंट को अल्लाह ताला हदायत दे, जो भी कि वो स्पोर्ट्समैनों को बैकअप करें, ये जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और जो मुशर्रफ के वक्त भी अनाउंस हुए थे 50 लाख और 1 करोड़ एशियन चैम्पियनशिप। अच्छा, आज तक आपने जितने भी मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया है वो आपने अपने ज़ोर बाजू पे किया, अपने बलबूते पर किया, उसमें आपके पास हुकूमती सतह से कोई भी मदद शामिल नहीं रही, कोई स्पॉन्सरशिप या कुछ भी? प्राइवेट लोग तो स्पॉन्सर कर देते हैं, लेकिन जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, आप इंटरनेशनल जाके कोई मुकाबला विन करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, तो हुकूमती सतह से आपसे कोई ताउन नहीं किया गया? ना, बिल्कुल नहीं किया जाता। और मैं क्रिएटिव माइंडेड हूँ, मैं नए नए कामों में मतलब अचीवमेंट की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ, दफ्तरों के चक्कर लगाने में। तो अगर हुकूमती अनाउंसमेंट अगर लेनी हो कोई चीज़, तो दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो ज़रा हेक्टिक हो जाता है। और मुझे कैपिटल आइलैंड सिटी वालों ने लाहौर में, सज्जाद साबिर साहब हैं, उन्होंने 10 मरले का प्लाट गिफ्ट किया, और भी लोग इस तरह गिफ्टिंग कर रहे हैं। जैसे मुबशर बुखारी साहब मेरे स्टूडेंट हैं, और एक बड़ा रूहानी एक हमारा रिश्ता कायम हो गया है। इन्होंने अनाउंस किया है कि ताहयात हम बाप बेटा जब दुबई होंगे, इनकी तरफ से स्पॉन्सर होगी रिहाइश हमें। तो और लोग भी दुबई गवर्नमेंट उसमें वहाँ पे जो थे एग्जेक्टिव, उन्होंने भी बड़ी पजीराई दी। लोग बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं करती। बिल्कुल ठीक हो गया। सो आपको लगता है कि हुकूमती सतह पर ताउन किया जाना चाहिए ताकि जो मोराल है प्लेयर्स का वो बुलंद हो सके, क्योंकि हर कोई आपकी तरह खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इंटरनेशनल इवेंट्स में जाए, पार्टिसिपेट करे, खुद खर्चा करे, क्योंकि यहाँ पर तो अगर आम आदमी के लिए सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया। सो इन चीज़ों को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है। आपसे मैं मुबशर एक और चीज़ जानना चाहूँगी, बिकॉज आपने कहा यू आर इनटू बिजनेस सिंस लास्ट 15 ईयर्स और अब आप इस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आपने कहा आपका भी जर्नी को इतना आसान नहीं रहा। अब आप इस काबिल हुए हैं कि आप मुख्तलिफ मुकाबलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑलरेडी एक मेडल, गोल्ड मेडल भी आपने अपने नाम किया है। बिजनेस को और अपने इस शौक को, इस पैशन को साथ लेकर चलना, ये कितना मुश्किल रहा है? ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन जब आप पैशन होता है आप में, तो फिर आप मैनेज करते हो। और चूँकि ये आप एक गोल्ड मेडल जो मुझे ये मिला है, मेरे ख्याल से ये मैं 15 साल पहले ले सकता था, लेकिन इसीलिए नहीं मिला, वसाइल की कमी और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चूँकि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं इसे फुल टाइम दूंगा। और सही, अब आपके पास टाइम भी, अब आपके पास वसाइल भी हैं, बल्कि अब तो आप इस पोजीशन में हैं कि आप दूसरों को आगे ला सकें और उनको सपोर्ट कर सकें। हाँ जी, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट की तो कमी नहीं है यहाँ पे, आप जैसे लेकिन टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता उसको। तो इसीलिए हमने, आपकी बात काट रहा हूँ सॉरी, इसीलिए हमने अभी दुबई में भी इंटरनेशनल लेवल के इस तरह हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट्स, जिसमें पाकिस्तानी जो स्पेशली यंग टैलेंट है वो उभर के सामने आएगा। सही, बिल्कुल ठीक। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी मुसब, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स मेरे, जो मैंने आपको पहले बताया कि 12 ईयर से मैं WWE देखता था, तो जो अब मैं रेसलिंग खेल रहा हूँ ये तो एक किस्म की फ्री स्टाइल रेसलिंग है जो ओलंपिक स्टाइल है।
जो हम WWE में देखते हैं उस रेसलिंग से टोटली डिफरेंट है। तो 5 साल मैंने पाकिस्तान विन किया, 5 से 6 टूर कर लिए, इंटरनेशनल मेडल्स भी माशाल्लाह से ले लिए। अब मेरा फोकस दोबारा से वही ड्रीम में आ गया है कि मुझे WWE में जाना है, शो फाइट खेलनी है, और पहला मैं पाकिस्तान का वो प्लेयर बनना चाहता हूँ जिसने WWE में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इंशाल्लाह ऑल द वेरी बेस्ट। और एक आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब आपसे कि आपने अपनी पढ़ाई और फिर एजुकेशन लोगों को देना, ये आपने कंटिन्यू रखा, लेकिन इसके साथ साथ गेम्स, दोनों चीज़ों को मैनेज हमेशा आपने कैसे किया है? जैसे अभी मुबशर ने बात की कि जब आपकी कमिटमेंट होती है और पैशन होता है, और मुझे बिज़नेस की जब बात होती है ना तो मैं बोझ महसूस करता हूँ। जब खेल और इसका बूस्टअप की बात होती है नए ब्लड को, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा अपनी फील्ड आ गई और मैं कहीं किसी सैर कर रहा हूँ। और मेरा ये जुनून है कि ख़ुद भी अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना, गेम करना, और दूसरों को भी इसके ज़रिए एक पॉजिटिव शहरी बनाना, एक उनको अच्छा मोटिव देना। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट था जो 3 दफ़ा हेरोइन पे लग गया था, उनके कोई फैमिली मसाइल ऐसे थे, लेकिन वो उसको हम कोशिश करके छुड़ा के फिर इधर लेके आए, और जूनियर मिस्टर बकर में बॉडी बिल्डिंग का उसने मुकाबला भी जीत लिया। एक पैगाम जो मैं आपसे लेना चाहूँगी, ऐसे तमाम यंगस्टर्स के नाम जो जिनमें बहुत सलाहियत है, स्किल्स हैं, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आगे आना चाहते हैं, वसाइल नहीं हैं, अपना मोराल अप रखने के लिए मेहनत कंटिन्यू रखें, वो डिसहार्ट ना हो। जैसे आज मुबशर इतने सालों बाद कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सो ऐसे लोगों की मोटिवेशन के लिए आप कोई पैगाम जो देना चाहें? बल्कि आपकी बात की तायद में मैं इजाफा करूंगा कि जो टैलेंटेड नहीं भी हैं फिर भी टैलेंटेड है। हर बंदे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है जो उसको पता नहीं होता। सही। आप इसको ना, जब आप अल्लाह ताला की रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए एक तो हलाल खाएं, अपनी लाइफ को पॉजिटिव करें, अल्लाह के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गुजारें, हलाल रिज़्क़ की कोशिश करें, कोई ना कोई टारगेट सेट करें। आधा घंटा गेम करना सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, चाहे कोई मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है। उसी आधे घंटे को अगर आप 1.5 घंटा कर लेंगे और फोकस कर लेंगे, आप प्रोफेशनल प्लेयर बन जाएंगे। अगर आप प्रोफेशनली ट्रेनिंग करते हैं, मुकाबला इतना ज़्यादा नहीं है। हम जब आसानी आती है सुस्त हो जाते हैं। खुद पे तय करें कि ये जब वक्त आ जाए तो उस वक्त हर मीटिंग छोड़ दें। बिल्कुल ठीक हो गया। क्विकली इसी में ऐड करना चाह रहा हूँ, जैसे कुरान पाक की आयत है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ कि मैं मायूस नहीं हुआ, तो मायूस नहीं होना। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गोल्ड मेडल, फिर सूनर और लेटर आपके लिए रास्ते और दरवाजे खुलते हैं। पॉजिटिव रहें, अपना जो यकीन है, यकीन है कामिल ऑब्वियसली उस ज़ात पर रखें, सो आपके लिए आसानियाँ अल्टीमेटली हो जाती हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपका, मुबशर आपका, मुसब आपका, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, और हमारी बेस्ट विशेस आप तीनों के साथ हैं। जो भी आप आगे आपने अपने लिए टारगेट सेट किया, आप उनको लाजमी तौर पर अचीव कर पाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और हुकूमत पाकिस्तान से यहाँ पर इल्तिजा और अपील है कि इस तरह का जो टैलेंट है जो ऑलरेडी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, लाजमी तौर पर इन्वेस्ट करें, और ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे जो यंगस्टर्स जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनको भी आप सपोर्ट करें। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम देखें तो निगरान सेटअप के आते ही, निगरान वज़ीर आज़म के आते ही अगले रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया। और अगर हम देखें तो पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 37 रुपीज़ अब ओवरऑल महंगा हो चुका है, तकरीबन 17 रुपये का इजाफ़ा किया गया। इसी तरह अगर हम देखें तो डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा किया गया, और इस वक्त जो पेट्रोल है वो 290 रुपये तक का मिल रहा है। ऑब्वियसली एक तो ये था कि जो पिछली हुकूमत थी, जो इत्तेहादी हुकूमत थी, पीडीएम की हुकूमत थी, उसने भी अपने टेन्योर में कुछ सख्त फ़ैसले किए थे, लेकिन वेट किया जा रहा था कि बाकी के सख्त फ़ैसले जो हैं वो निगरान सेटअप के आने के बाद लिए जाएं, ताकि जो इस वक्त सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनका वोट बैंक जो है वो सम हाउ इंटैक्ट रह सके। नो डाउट कि अवाम अभी भी उनसे बहुत नाला है। सो निगरान वज़ीर आज़म के आते ही अगले रोज़ ये एक फ़ैसला, और ये एक बड़ा कह लें कि ये एक ऐसा बोझ अवाम पर डाला गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सो उनके लिए ये बोझ बर्दाश्त करना, वो दुहाइयाँ
दवाइयाँ ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, सो उसकी वजह से हम ये इजाफा देख रहे हैं, या जेन्युइनली ये हुकूमत ने ख़ुद से किया, या IMF के मुआहदे के नतीजे में, जो हमने IMF से मुआहदा कर लिया हुआ उसके नतीजे में अब हमें इस तरह के मज़ीद सख्त फैसले लेने हैं। दूसरी जानिब अगर हम डॉलर देखें तो डॉलर भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। ओपन मार्केट में कल डॉलर 303 रुपये मिलता रहा, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ जगहों से ये भी इतलात आ रही थी कि 309 रुपये का भी ओपन मार्केट में इसका जो रेट है वो कोट किया जा रहा है। सो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब इस वक्त शो का हिस्सा। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे यहाँ पर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं ना, तो उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। नॉर्मली जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसमें ज़्यादा अमल दखल जो होता है वो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें बढ़ती हैं उसका होता है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में देखें कि निगरान वज़ीर आज़म के आते ही अगले रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मज़ीद आगे बढ़ेंगी। इसमें ज़्यादा रोल किसका है, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों के बढ़ने का, या IMF से जो हमने मुआहदा किया है उसके नतीजे में अब हमने बारी बारी सख्त इकदाम लेने और आवाम को झटके लगाने हैं महंगाई के? सो क्या है हकीकत? शुक्रिया रहमा आपका और लाहौरन का। ये देखें, इसमें जो आपने बातें की दोनों ही चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। मकामी सतह पे भी अगर देखें तो हमारे यहाँ जो डॉलर है वो भी बढ़ता जा रहा है। डॉलर 272 पे आ गया था, लेकिन फिर अब वो 300 रुपये पे चला गया। इसी तरह से बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर भी कोई $12 फ़ी बैरल कीमत बढ़ी है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। लेकिन अगर इन सब को यकजा कर भी लिया जाए तो जितना पेट्रोल अब 2 दफ़ा बढ़ा चुके हैं इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अब तक जो है 20 रुपये तक इसको बढ़ना चाहिए था। और उसके अंदर जब भी ये कहा जाता है जी हम मुश्किल फ़ैसले, तो ये मुश्किल फ़ैसले सिर्फ आवाम के लिए क्यों होते हैं? ये मुश्किल फ़ैसले इन लोगों के अपने लिए क्यों नहीं होते? अपनी मराद के लिए क्यों नहीं होते? अपने जो अल्लाह तआला उनको कम करने के लिए क्यों नहीं होते? आपको पता है कि जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने मीडिया के सामने आके एक दिन कहा था जी हम अब बचत स्कीम लाने जा रहे हैं जिसमें हम प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ कम करेंगे, हम सरकारी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी जो है वो वापस ले लेंगे, बाकी जो मराहत है इस तरह से होगी। लेकिन कोई एक गाड़ी मुझे बता दें किसी से वापस ली हो, इवन यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपने प्रोटोकॉल में से कमी की हो किसी गाड़ी की, तो मैं उसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। तो ये जब मुश्किल फ़ैसलों का कहते हैं तो फिर अपने ऊपर भी उसको लागू करें, ना कि गरीब आवाम। अब मुझे ये बताएं, जो 3 लाख 4 लाख रुपया सरकारी मुलाजिम अफसर तनख्वाह ले रहा है, उसको मराहत देने की ज़रूरत है। वो 3-4 लाख वाले को पेट्रोल भी मुफ्त मिल रहा है, गाड़ी भी उसके पास है, सरकारी घर भी है, नौकर चाकर भी उसके पास है, AC भी उसको मतलब दफ्तर में, घर में, सारे जगहों पे मिलता है, हर 24 घंटे चलता हुआ। अब इसी तरफ दूसरी तरफ आ जाएं कि ये 4 लाख वाले को इतनी फैसिलिटी आप दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? जबकि आप 25 लाख वाला, 20,000 वाला, 25,000 वाला, 30,000 वाला, उसके ऊपर सारे का सारा बोझ डाल रहे हो। होना तो ये चाहिए कि जिसके वसाइल पहले ही जिसके पास हैं उस पर कट लगाए ना। अब इस वक्त जो है मुल्क के अंदर कोई 1 लाख की से ज़ायद जो है सरकारी गाड़ी चल रही है। अगर आप 5 लीटर एक गाड़ी का कम अज़ कम, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बड़ी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खाती हैं, अब 5 लीटर भी लगाए तो 5 लाख एक दिन के अंदर 5 लाख। ये 5 लीटर आप किस तरह से कह रहे हैं? एक गाड़ी के अंदर सारे दिन के अंदर आप एक आने गाड़ी जाने का हाँ। जो पेट्रोल का खर्चा है वो 5 लीटर है एक दिन का। मैं मुहतात अंदाजे के मुताबिक अपनी गाड़ी के हिसाब से, जो मेरे पास 1000 सीसी गाड़ी है, मैं उसको देख के कह रहा हूँ। हालांकि इनके पास तो 4-4 हज़ार सीसी गाड़ी हैं जो कि स्टार्ट करें तो हो सकता है कि वो 1-1.5 लीटर जो है वो पेट्रोल खा जाए। तो मुहतात अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ कि 5 लाख लीटर डेली अगर ये अल्ले तल्ले जो मुफ्त पेट्रोल आप दे रहे हैं उसकी जब कास्ट निकालें कितनी बनती है, ये कुछ तकरीबन 15.5 लाख से ज़्यादा, 15.5 करोड़ से ज़्यादा बनती है एक दिन के अंदर। और ये कुछ तकरीबन 4.25 अरब रुपया एक महीने के अंदर बन जाता है। अब इस 4.25 अरब के अंदर अगर आप आधी भी कट लगा दें और वो दें गरीब को, आवाम को, और वो सब्सिडी दें इसके अंदर, तो आवाम बेचारी तो ना दलील लो। आवाम बेचारी जो इस वक्त पिसी हुई है, आपका आटा कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपका घी कंट्रोल में नहीं आ रहा, चीनी आपकी कंट्रोल में 160 रुपये से क्रॉस कर रही है। अभी रिसेंटली आप पेट्रोल के अंदर देखें, अभी पेट्रोल के अंदर इन्होंने क्या किया, जब पेट्रोल बढ़ना था तो सबसे पहले पता चल गया उनको, रिफाइनरी को पता चल गया जी पेट्रोल की कीमत में कितना इजाफा होगा।
कंपनी को चल गया जो सप्लाई करती है, और जो पेट्रोल पंप मालकान है उनको पता चल गया। आपको अंदाज़ा है कि कितना 2.5 अरब रुपया एक दिन के 2-3 दिन के अंदर अवाम की जेबों से गया शार्टेज करके। मसनूई शार्टेज पैदा की गई है पेट्रोल पंप के ऊपर, वो पेट्रोल नहीं मिला लोगों को, लोग बेचारे जलीलो ख्वार हुए हैं। और उसको भी जब रात 12 बजे के बाद बढ़ गया कीमत तो फ़ौरन ही वो शार्टेज ख़त्म हो गई। मुझे ये बताएं कि ऊपर से बारिश हो गई पेट्रोल की, जो पेट्रोल पंप के अंदर वो पेट्रोल आ गया, इसका मतलब मसनूई थी वो सारी शार्टेज थी। तो वो क्या होगा, लाम वाला जो पीछे रुका हुआ था। 5 रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर हैं जिनके पास 10 करोड़ लीटर 10 करोड़ 20 लाख लीटर पेट्रोल मौजूद था उसमें। अब वो 10 करोड़ जो 20 लाख पेट्रोल नहीं दिया लोगों को 2-3 दिन के अंदर जो देना था, और शार्टेज का पैदा की, उसमें कंपनी ने भी दिहाड़ी लगाई, उसमें पेट्रोल पंप मालकान ने भी दिहाड़ी और रिफाइनरी ने भी। 2.5 अरब रुपया एक दिन के अंदर अगर अवाम की जो हक था वो मार लिया जाए तो फिर मुझे बताओ क्या कहना लेकिन चाहिए। ये पहली दफा तो नहीं हुआ, ये तो मेरे ख्याल में हर दफा ऐसे होता है, हर 15 तो दिन के फिर बाद जब देखें ना, कीमतें जब- रिवाइज होनी जब होती जिन्होंने- हैं, हमें अवाम का एक अवाम घरों से लोग भी निकल जाते हैं कि अब पेट्रोल डलवा लें। मैं तो ये सोचती हूँ जो इतनी लंबी लंबी कतारें हम देखते हैं कि पता है पेट्रोल बढ़ जाना है, सो ये कितने अरसे तक आपका चल जाना है। हमारे लोग जो हैं मुझे लगता है कि इतने नहीं, क्या यूज्ड टू करें? हो मुझे गए ये हैं बताएं। सख्त हालात के, मुझे ये कुछ नहीं बताएं, कर सकते, हम लोग- बेबस हैं। लोग क्या करें, बच्चों की रोजी रोटी कमाएं मुझे कि आप ये एहतजाज बताएं करते कि ये फिरें? जो क्या बताएं? पेट्रोलियम मसनूआत की कहाँ से कीमतों मिले? में इजाफा हुआ है, इसका बराह रास्त असर महंगाई की सूरत में हम किस किस तरह से अपने ऊपर अब देख इसका सकते क्या हैं? होगा, जब पेट्रोल बढ़ेगा उसका अलाम अला आपका इफेक्ट आएगा बिजली की कीमत पे। पहले कितनी बढ़ चुकी है, अब ये बिजली जो पेट्रोल से बनती है या डीजल से उससे बनती है, डीजल से या फर्नेस ऑयल से, जब आप उसको बढ़ा देंगे, डॉलर आपका ऊपर चला गया यहाँ पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मार्केट में, तो पहले जो 50 रुपए की यूनिट बिजली है वो आने वाले दिनों में मुझे लगता है 60 रुपए की हो जाएगी। अब जब बिजली इतनी अभी महंगी भी होगी कहीं मुझे कौन 60 लेगा? रुपए का यूनिट है। मैं कह रहा हूँ कौन लेगा? आप टैक्सेस निकाल दें उसमें से, टैक्सेस डालें तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे भी ज़्यादा हो हाँ तो जाती फिर टैक्सेस क्यों निकाले, क्या टैक्सेस हम है। देते नहीं, मैं हैं? ये कह रहा हूँ कि जो इन्होंने कीमत वो कीमत तो इस मुकर्रर वक्त की है, पेट्रोल भी इनको 220 समथिंग का बढ़ा, ऊपर अगर हम देखें तो 100 हुकूमत रुपया, टैक्सेस देखिए और ना, लेवी की मद में 100 इतना रुपया पैसा इस वक्त इकट्ठा करे। 100 रुपए के करीब करीब एक टैक्स 1 लीटर के ऊपर टैक्स आपसे ले, टैक्स आपसे हुकूमत ले रही है। ठीक है। इसी तरह से 90 रुपए से ज़्यादा जो है इस वक्त 90 से, बल्कि वो भी तकरीबन 95 रुपए हो गया होगा। अच्छा मुझे डीजल ये के ऊपर बताएं है। कि जब IMF के साथ स्टैंड बाई अग्रीमेंट हुआ तो उसका जो सहरा था वो शहबाज शरीफ साहब खुद ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जी ये मेरी काविशों का, मेरी ज़ाती काविशों का नतीजा है, मैंने MD IMF को बहुत फ़ोन किए, मैंने मुलाकातें की हैं, दिस एंड दैट। अभी ये जो महंगाई उसके नतीजे में इतनी हुई है, क्या इसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब ये नून लीग लेंगे? सारी उन पे ऊपर है, हुक्मरानों के ऊपर है, अरबाब इख्तियार जितने भी हैं। वो तो कहते हैं हमने चेयरमैन PTI का डाला हुआ गंद हम तो वो समेट रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताए चले उनका समेट लिया आपने, अब आवाम के लिए क्या किया है? मैं ये जो बात पहले कर रहा था कि जो मुश्किल फैसले नाम दिया हुआ इन्होंने, वो मुश्किल फैसले अपने लिए क्यों नहीं करते ये हुक्मरान? क्या ये ऊपर से उतरे हुए हैं कोई ये हौली तो हम कौन है? अक्सर बात करते हैं कि जो इनको आपके क्यों नहीं- सफेद हाथी हैं, जो इदारे देखिए, सफेद जो हाथी भी- बन चुके हैं, उनको आप आउटसोर्स हमारे करें। हमारा दीन इस्लाम भी ये कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा कि जो चीज़ आपने लागू करी अपने घर से करें ना लागू उसको। मैंने पहले आपको बताया कि एक अभी पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई थी, हमारे जो चेयरमैन सेनेट हैं वो लॉन में बैठे हुए, AC लगे हुए चारों तरफ, लॉन के अंदर, सरकारी घर के अंदर धड़ाधड़ चल रहे हैं। ये अब्बे का माल समझा हुआ है यार, खुदा का खौफ करो, तुम्हें ज़रा थोड़ा सा तो एहसास होना चाहिए कि ये गरीब के खून पसीने की कमाई है, जो है टैक्स पेयर की कमाई है, जो आप जला रहे हो वहाँ लॉन के अंदर, और वो कहते हैं जी मैं बरात ही कोई नहीं ज़्यादा ले रहा। मतलब इस तरह की अगर बातें होंगी तो फिर क्या होगा, लाम अला कल को फिर अवाम अगर इतनी आप तंग कर देंगे, आपने मुल्क बचा लिया, अवाम तो सारी डिफ़ॉल्ट कर दी आपने जो गरीब आदमी थे 5 से 7 करोड़ गरीब आदमी, और उसके बाद मिडिल क्लास जो थी 4 इतनी, वो मार के रख दी आपने। तो मुझे ये बताएं कि फिर ये क्या फ़ायदा हुआ? कम अज़ कम वो जो अशराफिया है जिनके बड़े नारे मारते हैं, हर तकरीर में कहते हैं अशराफिया लूट के खा गई, अशराफिया ये कर गई, किया क्या है उनके खिलाफ आपने? आप खुद उसमें शामिल है, मुझे ये बताएं जब ये खुद उसमें शामिल हो गए तो अपने ऊपर कौन लागू करता है कानून? और जब तक अपने ऊपर नहीं लागू करेंगे ये बेचारे अवाम के साथ ऐसे ही होता रहेगा, और एक दिन आएगा कि अवाम निकलेगी, इन्हीं की तरफ निकलेगी, और ये उस दिन से डरे, खौफजदा उस दिन से कि उसके बाद फिर इनको बचाने वाला कोई नहीं अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगी, उसके बाद मुझे सेगमेंट को वाइंड अप करना है कि आपको क्या लगता है, अभी तो ये हो गया पेट्रोल 290 समथिंग पैसे का, अब इसका किराया 90 बढ़ गया कल 2 दिन से। किराया बढ़ गया, ट्रेनों के किरायों में 10% मतलब- फीसद तक इजाफा हम देख रहे हैं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आने वाले दिनों में
मज़ीद कीमतें बढ़ सकती हैं? अगर बढ़ सकती हैं वो कितनी बढ़ सकती हैं, ताकि हम सब ऑलरेडी ये मेंटली इनकी प्रिपेयर कीमतों का तयन जो होगा वो इसी सूरत में होगा। अगर डॉलर आपका रुका रहता है तो फिर शायद ना बढ़े इस जगह पर ही, क्योंकि उस लेवल पे आ गया है। जितनी लेवल पे आप डॉलर है उसी लेवल पे आपका 1 लीटर पेट्रोल आ गया हुआ है। ज़्यादा फ़र्क होगा 3, 4, 5, 7 रुपये का, 8 रुपये का फ़र्क होगा, तो ये इतनी बढ़ डॉलर सकती है। कैसे कंट्रोल होगा? वो तो आप कंट्रोल नहीं, नहीं, तो वो- आपने आईएमएफ से मुआहिदा किया है कि हम उसको मार्केट नहीं, रेट पर उसमें छोड़ेंगे। कंट्रोल कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं जो सकते लोग इनके फाइनेंसर हैं, जो ये सियासी लोग हैं, जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं और जिन्होंने पीछे से पैसा लगाना है, वही डॉलर नोट करके बैठे हुए हैं। तो मुझे ये बताएंगे उनको पूछेगा कौन? तो आपको आने वाले वक्त में हालात जो है वो मजीद सख्त दिखाई सख्त दे नजर रहे आ हैं। रहे हैं, थैंक यू सो मच। नॉर्मल नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब आप चीज़ों को ठीक करने की बात करते हैं, महंगाई कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि ये जो अपने लल्ले तलल्ले और ये जो अपनी सरकारी गाड़ियाँ और इनके जो इनको जो ऑब्वियसली हुकूमती ख़जाने से इनकी जब फंडिंग की जाती है और इनको जो पेट्रोल होता है, सो उसमें आप कमी करें। जो इनकी अपनी ज़ाती मरात हैं उनको कम बिजली किया फ्री दे रहे जाए, हैं, गैस फ्री दे रहे हैं, उसमें कट लगाएं, कम करें आस्ता आस्ता यार। जो ताकि अवाम इतने पर से पैसे जो पहले है ले वो रहे तनख्वाह बोझ की सूरत उसको में, कम क्यों किया उनको जा दें? सके। बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्रिया आपका अशरफ मेहताब साहब। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक हाजिर होंगे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे जुड़े ख़तरात पर अभी हम बात करेंगे। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ऑब्वियसली बहुत से लोग अब अपना कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। अगर आपने एप्लीकेशंस लिखनी है या किसी भी किस्म का कोई भी कंटेंट अगर आपको चाहिए, सो वो आप चैट जीपीटी और इस किस्म के जो दीगर टूल्स हैं उनकी मदद से आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर्स चाहिए, सो पहले जिन पिक्चर्स और उनकी एडिटिंग पर आपको बहुत वक्त दरकार होता था और एक ख़ास किस्म का स्किल रिक्वायर होता था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप फ़ौरी तौर पर उसके रिज़ल्ट जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने कोई किसी भी किस्म के थंबनेल्स, पोस्टर्स बनाने, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके टूल्स की मदद से बहुत ही आसान हो चुकी हैं। और जब हम चैट जीपीटी या आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी बात करते हैं, सो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे भी कई गुना ज़्यादा है, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा एवॉल्व होंगी चीज़ें मज़ीद, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके टूल्स जो हैं वो मज़ीद स्मार्ट हो जाएंगे। और ख़तरा ये भी है कि आने वाले वक्त में बहुत से लोगों की प्राइवेसी, बहुत से लोगों की नौकरियां इससे मुतासर होंगी, और शायद एक वक्त ऐसा है कि ये इंसानी जहानत का भी मुतबादल जो है वो कंसिडर किया जाए। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके जुड़े ख़तरात से कि अगर हम बात करें, सो उस हवाले से एक रिपोर्ट है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से आपका फेस, आपकी आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ स्कैम किया जा सकता है। ये सब कैसे होगा? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होगा। ये रिपोर्ट देखेंगे, फिर इसके साथ हमारे साथ इस पर एक गेस्ट भी मौजूद हैं, मज़ीद अपनी डिस्कशन को इस पर कंटिन्यू करेंगे। लेट्स हैव अ look. So this was the report, and to discuss this topic we are having in our show social media expert मुस्तफ़ा लियाकत इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे जुड़े ख़तरात को हम बहुत डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से लोगों की प्राइवेसी किस तरह से मुतासर होने का ख़दशा है, और किस तरह से मुख्तलिफ लोगों के साथ स्कैम्स किए जा सकते हैं यूजिंग देयर वॉइस एंड फेसेस। जिस तरह के शुरू में आपने भी बताया था, रिपोर्ट वगैरह के हवाले से भी अभी एक जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी वीडियो चल रही थी, डेट वाज थ्रू जनरेटिव एआई, और इसके नुकसानात वगैरह के हवाले से बात करें तो जैसे आपने बताया कि पहले भी इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो चुकी हैं। मैं भी थोड़ा सा इस पर अपनी रोशनी लाजमी डालूँगा कि अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, द डेड इंटरनेट थ्योरी, जिसके मुताबिक जिसका कंटेंट ये है कि अभी तक 2021 में 60% जो है आपका सारा इंटरनेट बॉट्स वगैरह सारा चला रहे हैं, 40% आपकी रियल ट्रैफिक है। फर्स्ट फैक्ट ये हो गया। और सेकेंडली बाय थ्रू एआई 2025 तक ये भी स्टैट सामने आ रहे कि आपका 99% जितना भी सोशल मीडिया है एआई सारा इसको टेक ओवर कर जाएगी, और इसको सारा जनरेटिव जो कंटेंट वगैरह है इसमें एआई के थ्रू आ रहा होगा। अब इसके ख़तरात के हवाले से डेफिनेटली ख़तरात काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ था, जैसे कि इलन मस्क की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से थोड़ी सी बात की थी कि दैट वाज टोटली मैनिपुलेटेड वीडियो, टोटली फेक थी, और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से उन्होंने उस पर काफ़ी
इसमें फ़ायदे की बात है कि लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया और लोगों के अरबों डॉलर भी इस चीज़ में वो भी डिस्कार्ड हुए, लोगों के सारा पैसा डंप हुआ इस मामलात में। ये ख़तरात है। इसके अलावा जब भी आप कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह अपलोड करते हैं, हमेशा से आप उनकी प्राइवेसी पॉलिसी लाजमी पढ़ें, टर्म एंड कंडीशंस वगैरह भी देखें और ऑथेंटिक जो सोशल मीडिया की जो भी साइट्स हैं उन पे वहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाजमी दें। और उसके अलावा जो आप अपनी प्रोटेक्शंस के हवाले से, डाटा के हवाले से, अपनी जो इन्फॉर्मेशन के हवाले से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिस तरह से गूगल की भी इनेबल प्रोटेक्शन है। कैसे मेक श्योर करनी है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि स्कैम्स हो सकते हैं, आपकी आवाज़ और आपके फेस का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दूसरे लोगों के साथ स्कैम्स किए जा सकते हैं। ये स्कैम्स किस तरह से होंगे, थोड़ी सी इसको कोई एग्जांपल ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें इसको। जिस तरह से अभी मैंने पहले भी बताया था, मैं इसके एलन मस्क की जो वीडियो थी दैट वाज टोटली जनरेटेड थ्रू एआई और उसके थ्रू एक मैसेज कन्वे किया गया था कि क्रिप्टो और लोगों ने उसको सही माना। डेफिनेटली, और इसकी वजह से अरबों रुपए इन्वेस्ट हुए क्रिप्टो करेंसी में और बाद में जो सारे डंप भी हुए। अभी रिसेंटली भी लोन ऐप का भी स्कैंडल जिस तरह से चला था, इसके अलावा भी इस तरह से ये सारे सिमिलर ही इस तरह के स्कैंडल्स हैं, तो ये इससे डेफिनेटली खतरा लाहिक है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी जिस तरह से कुछ हमारे यहाँ पर लोग हैं जो अपने अकाउंट्स को प्राइवेट रखते हैं, लेकिन उसमें वो अपनी चीज़ें वगैरह अपलोड कर रहे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके फ्रेंड्स देख सकते हैं, दैट इज़ नॉट फॉर पब्लिक। उनका डाटा किस हद तक महफूज है? और इसके साथ साथ एक वो लोग हैं जिनका सब कुछ पब्लिक के लिए होता है। आजकल तो हम देखें तो ब्लॉगर्स, वीलॉगर्स, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। सो उनका डाटा और उसकी प्राइवेसी, ये दोनों में फ़र्क बता दें। एक वो जिनके प्राइवेट अकाउंट्स हैं उनका डाटा किस हद तक प्रोटेक्टेड है, और जो दूसरे हैं उनका तो प्रोटेक्टेड नहीं है, बट उसका इस्तेमाल किस तरह से गलत अंदाज में हो सकता है। इसमें जो एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, जब एक बार आपका डाटा इंटरनेट पे चढ़ गया है तो वो महफूज नहीं है, चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिकली अवेलेबल है। सोशल मीडिया में तो स्पेशली फेसबुक खुद भी कहता है कि हम आपके डाटा को अपने मार्केटिंग और अपने एआई ट्रेनिंग के लिए और डिफरेंट किस्म के पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह से महफूज नहीं है। और इसके अलावा जो आपने जिस तरह से लोगों के फेस को यूज़ करते हुए या लोगों की वॉइस को यूज़ करते हुए किस तरह से स्कैमिंग किए जा सकते हैं, डेफिनेटली वो डिफरेंट किस्म के यहाँ पे एआई टूल्स अवेलेबल है। आप जिस वहाँ पे अपना कंटेंट डालें, अभी जैसे कि कुछ फ़नी मीम्स भी डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे थे, इस तरह से डिफरेंट किस्म की सेलिब्रिटीज़ के भी जो इस पे फ़नी मीम्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो इसके थ्रू डेफेमेशन किसी भी बंदे की जा सकती है। चीपेस्ट रेट्स पे ये जो जितने भी ये टूल्स वगैरह अवेलेबल है, आप वहाँ पे जस्ट 1 टाइम सब्सक्रिप्शन करें, आप चाहे मंथली सब्सक्रिप्शन करें, आप उन टूल्स के साथ बड़ा ईजीली प्ले अराउंड कर सकते हैं। कोई भी वीडियो, कोई भी किस्म का जो इसमें कंटेंट जो है आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्पेशली ऑडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा इसमें इनोवेशंस वगैरह आ चुकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डाटा वगैरह जो प्रोसेस हो रहा है और काफ़ी किस्म की फ़ेक इन्फॉर्मेशन आ रही है। आगे जो नेक्स्ट जो इसमें फ़ेज़ है, आगे डीप फेक वगैरह में एआई आगे रेवोल्यूशनाइज होके आगे जाती जा रही है। एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, अभी जो फर्स्ट एलन मस्क की जो पहली वीडियो आई थी, जो थोड़ा सा समझबूझ बंदा रखता है वो अगर इसको थोड़ा सा उसमें गौर करे तो वो पता लग रहा था फेक है। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक 2 साल के अंदर एआई इतना इंटेलिजेंट हो जाएगी कि थोड़ा सा चीज़ों को जो मैनेज करना, देखना और उस पर जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन आप सब अपना डाटा किस तरह से महफूज रख सकते हैं, इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आप सब अपना सकते हैं, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एआई का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से स्कैम्स किए जा सकते हैं और आप सब अपने पर्सनल डाटा को किस तरह से प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, इस पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। और हमारे साथ मुस्तफ़ा लियाकत, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, इस वक्त शो का हिस्सा है। अच्छा, जिस तरह से आपने एलन मस्क की एग्जांपल दी कि उनका फेस इस्तेमाल करते हुए, उनकी वॉइस को यूज़ करते हुए एक वीडियो बनाई गई और लोगों ने उसको देखते हुए क्रिप्टो पे इन्वेस्ट किया और ऑब्वियसली लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ, लोगों के पैसे डूब गए। ऐसा ही हो सकता है कि जो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हैं, जो नामवर शख्सियात हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनकी बात को ऑथेंटिक मानते हैं, सिर्फ उन्हीं के फेस और उन्हीं की आवाज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो स्कैमर्स हैं वो स्कैम कर सकें, या नॉर्मल लोग जिनकी कोई फॉलोइंग नहीं वो भी ऑब्वियसली मुतासर हो सकते हैं?
और वो कर इसमें सकते हैं? जी दोनों चीज़ें हैं। जिस तरह के आजकल अक्सर सेलिब्रिटीज़ के भी स्कैम्स के हवाले से भी किसी ब्रांड की प्रमोशंस के हवाले से भी सम टाइम वीडियो आ जाती है, सम टाइम कुछ डिफरेंट किस्म के कंटेंट भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल होता है, जिसके बाद फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेलिब्रिटीज़ को अपनी जस्टिफिकेशंस भी देनी पड़ती हैं कि लाइक के दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ टोटली फेक। इस तरह की जो सिचुएशन है, इससे ख़तरा तो लाजमी है। अभी मैं एक प्रोफाइल देख रहा था, किसी कंट्री का एक बंदा है, उसने चैट जीपीटी के थ्रू अप्रैल के नाम से, सेकंड नाम मुझे अभी याद नहीं है, अकाउंट बनाया है। उसके बाद उसने उसकी सारी चैट जीपीटी के थ्रू सारी प्रोफाइल बनाई है और उसके अलावा उसको चलाया है, और तस्वीरें वगैरह आप जिस तरह से डाली है और डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म से आप उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स लिख के टोटली फेक फीमेल आप करेक्टर जनरेट करके वहाँ पे लगाएं। उसने डे 1 से लेके 3 मंथ्स तक की टोटल कंपेनिंग की और उसने फ़ैन फॉलोइंग उसकी बढ़ाई है, और उसके बाद उसने टोटली एंड में दिखाया कि एआई के थ्रू कितनी ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। टोटली फेक अकाउंट है, 10 से 20 लाख के करीब फ़ैन फॉलोइंग है, डेली बेसिस पे जनरेटेड कंटेंट जो है उसके सेलिब्रिटी के हवाले से उस मॉडल का जनरेट करके पोस्ट किया जा रहा है। आज फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग आइसक्रीम, आज मैं बीच पे जा रही हूँ, आज मेरा टूर किसी और कंट्री का है। एआई जो है डेफिनेटली आपको पर्सनल उसमें लाइफ जो किसी इंडिविजुअल को भी दिखाया है या उसका फेस, वो भी सारा फेक है। डेफिनेटली टोटली फेक है, सारी अच्छा, प्रोफाइल एक मैं फेक आपसे है। ये चीज़, अभी जिस तरह से आपने कहा कि व्हाटसोएवर इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट या आपकी जानिब से अपलोड किया जाता है, दैट इज़ नॉट सेफ एट ऑल, चाहे वो आपका प्राइवेट अकाउंट हो, चाहे आपने उसे पब्लिक कर दिया हो। अब ये जिस तरह से मुख्तलिफ अगर हम देखें तो गूगल फ़ोटोज़ हैं या वन ड्राइव हैं, आपको ये ऑप्शंस देते हैं कि आप इतने GB डाटा हमारे यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, एंड दिस इज़ ऑल टोटली सेव। या बहुत से लोग अगर उससे ज़्यादा अगर उनकी अमाउंट अगर बढ़ जाए तो उसके लिए उनको पेड उनका वो लेना पड़ता है, और वो फिर आप उनसे पेड स्टोरेज जो है वो लेकर अपना डाटा वहाँ पर कर सकते हैं। सो वो लोग तो महफूज बताते हैं, सो क्या वहाँ पर भी अपलोड होने वाला डाटा सेफ़ नहीं रहता? एज़ पर जितनी भी ये कंपनीज हैं उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक तो वो कहते हैं सेफ़ है। कुछ हद तक दे आर राइट अबाउट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यूजुअली हमने जो लोग जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं अपने अकाउंट की सेविंग के हवाले से, पासवर्ड्स वगैरह यूजुअली उनके क्या होते हैं, उनके फ़ोन नंबर्स होते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उनके किसी बच्चे का नाम होता है। विद इन 5 to 10 गैसेस उनके अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटी के अकाउंट से हैक हो गए हैं, वो इसी तरह से ही होते हैं। इसमें भी शुरू में प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने अकाउंट्स को भी लगाएं, और इस तरह से डिफरेंट किस्म के एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के क्वेश्चनियर्स भी लगाएं जो आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशंस के हवाले से, जैसे कि आपके सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है, फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज़ का लोगों को डेफिनेटली नहीं पता होगा, आपने अपना चाइल्डहुड किधर स्पेंड किया है, आपकी ग्रैंड मदर का नाम क्या है, इस तरह से कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी की प्रिकॉशंस आपको लाजमी वो भी लेनी है। इस तरह से आपका सो प्रिवेंटिव साइड पर एक तो ये चीज़ हो गई, लोग अपना डाटा ताकि वो AI के हवाले से इस्तेमाल ना हो सके या आप उसके ख़तरात से बच सकें, वो कैसे हम सिक्योर बना सकते हैं? उसके लिए एक तो आपने कहा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये हो गया, लेकिन इसके अलावा क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं? सबसे बेस्ट यही है कि आप अपनी 3 से 4 TB की हार्ड ड्राइव ले लें, डाटा सारा अपलोड करके उसी में रख लिया करें, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपका जो अब आजकल इतनी पिक्चर्स होती हैं कि वो एक टाइम पर वो USB और ये सब तमाम चीज़ें, ड्राइव्स वगैरह, तो आपका डाटा आ जाता था। अब इतनी पिक्चर्स, इतने टिकटॉक्स, इतनी वीडियोस, सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों के लिए उसको स्टोर करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन आपके ख्याल में कोई ड्राइव लेके उसमें स्टोर कर लिया जाए, व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द मेजर्स दैट एनी इंडिविजुअल शुड और मस्ट टेक? बाकी जो सोशल आपकी एक्टिविटीज़ की जो डिटेल्स है, यू कैन लेट इट गो ऑन द सोशल मीडिया, उसमें कोई मसला नहीं है। आपकी फैमिली की पिक्चर्स हैं, आपकी फैमिली के साथ मेमोरीज़ हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह, जो आप डाटा नहीं शेयर करना चाह रहे, वो बेहतर है कि आप अपनी पर्सनल ड्राइव्स में कहीं पे सेव करें, उसको पब्लिश ना होने दें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा लियाकत, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूज़, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।